मैं मीनू सोशल साइंस की क्लास, मेरा नाम मीनू है, मैं सोशल साइंस की टीचर हूँ, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट हाई स्कूल कुचावली से। आज की क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था आपसे 2024 और 25 का मॉडल पेपर, ठीक है। तो उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, हमने उसके जो 3 आपके पार्ट्स थे, हिस्ट्री का, सिविक्स का और इसके साथ में ज्योग्राफी का, वो लास्ट की जो क्लासेस हुई थी तो उसमें मैंने आपके साथ में वो डिस्कस किया था। लेकिन अभी हमारा एक पार्ट और रह रहा है और वो जो पार्ट है वो है हमारा इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स के 2 क्वेश्चन जो हैं हम आज की इस क्लास में आपके साथ में डिस्कस करेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि वही जो जिस पर हम अभी तक वर्क करते आए हैं कि हम ये कोशिश करें कि किस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर को हम शॉर्ट में तब्दील करके पहले याद कर सकते हैं और उसके बाद उसको लिखने में हम कैसे सरलता हासिल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका क्षेत्रक वाले चैप्टर से, है ना। तो इसमें मैं क्वेश्चन जो है लिखूंगी और साथ ही मैं आपका मॉडल पेपर भी लिखूंगी। आप जो है नोट करने के लिए कॉपी और पेन अपने साथ रखें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और अभी तक की क्लास में जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, आई होप कि आपने जरूर पढ़ा होगा, उससे आप लाभान्वित होंगे। ये वो क्वेश्चन है जो संभावित क्वेश्चन है और हम इनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज भी हम लॉन्ग क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। पहला क्वेश्चन, आप इसको साथ के साथ नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें क्षेत्र से संबंधित एक क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है। अभी तो बहरहाल जो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं उसकी बात करूंगी, इसके बाद में इससे संबंधित जो क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं मैं उसकी बात आपसे करूंगी। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इसके 3 कारण लिखिए। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। इसका जो आंसर है ये हम हेडिंग में पढ़ेंगे, इसको ये आप देखिएगा, इसको नोट करेंगे। असमानता इसका पहला कारण है, अशिक्षा और कौशल की कमी इसका दूसरा कारण है। इसके विभिन्न कारण हैं लेकिन हमको इसमें क्वेश्चन के अंत में बांधा गया है कि 3 कारण बताने हैं, लेकिन हम 3 के अलावा भी इसके जो और कारण है हमारे, इसके बारे में बात करेंगे।
फटाफट आप इसको नोट कर लें। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं इन 5 जो हमारी हेडिंग्स है उनको लेकर बात करेंगे, ठीक है। पहला है हमारा असमानता। तो असमानता है, इसको हम एक तरीके से कानूनी असमानता भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो असमानता की बात हो रही है तो अभी पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से क्षेत्र से मतलब कौन कौन से समाज के ऐसे कौन से वर्ग हैं जिनसे वो आते हैं। तो ये जो भी श्रमिक होते हैं ये आते हैं हमारे शेड्यूल कास्ट से यानी कि अनुसूचित जाति से, इसके अलावा शेड्यूल ट्राइब से यानी कि अनुसूचित जनजाति से, और पिछड़े वर्ग से यानी कि जिसको हम ओबीसी वर्ग कहते हैं। तो ये जितने भी श्रमिक होते हैं अधिकांशतः जो होते हैं तो वो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं या समझते हैं या अपने आसपास देखते हैं कि जितने भी वर्ग होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर सामाजिक भेदभाव के शिकार होते रहते हैं, ठीक है। तो चूंकि आप देखते हैं कि जो हमारा भारतीय समाज है वो जाति व्यवस्था में बटा हुआ है, और जो जाति होती है आज भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये दृढ़ भावना है कि हम इस जाति को बिलोंग करते हैं तो हम ऊंचे हैं, हम ये इस जाति को बिलोंग करते हैं तो इसलिए ये नीचे हैं। तो समाज में आप कहीं भी जाएंगे आज भी ये ढर्रा, इसमें कोई परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। आज भी ये लोग कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के भेदभाव के शिकार कब होते हैं, चाहे वो किसी कार्यस्थल पर हो रहे हैं या जहाँ वो काम मतलब जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर होते हैं जो उनका कार्यस्थल होता है, नहीं तो वो आस पड़ोस में यानी कि समाज में जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ उनका निवास स्थान होता है वहाँ पर इन समस्याओं से घिरे हुए होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो विभिन्न वर्गों से आते हैं वो कहीं ना कहीं असमानता या जातिवाद को फेस करते हैं, जो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। इसी आधार पर जहाँ वो काम करते हैं उनके साथ में विभिन्न प्रकार का भेदभाव किया जाता है और जिससे वो शोषण जो है उनका शुरू हो जाता है, ठीक है। ये मान के कि भाई ये इस वर्ग से हैं और ये इस काम को अच्छी प्रकार से नहीं कर सकते हैं, या अगर ये इस वर्ग से हैं तो इनका शोषण जो है वो इस आधार पर किया जा सकता है कि इसको कम वेतन दिया जा सकता है, उसको ज़्यादा दिया जा सकता है। हालांकि कहने सुनने में ये बात शायद आपको अटपटी लगे, लेकिन मैंने खुद ये कहीं ना कहीं देखा है कि हाँ इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, है ना। या कहीं कोई घर भी अगर किराए पे लेने जाता है तो वहाँ से पूछा जाए बताइए आप किस जाति के हैं, तो ये भी समाज का एक अंग बन चुका है ना। तो असंगठित श्रमिकों के जो क्षेत्र होते हैं तो पहली दिक्कत क्या है उनके साथ में असमानता, है ना। किस आधार पर? जाति के आधार पर, इस आधार पर कि कानूनों के आधार पर भी होती है कई बार, है ना। कानून क्या है, कानून बने तो बहुत सारे हैं लेकिन वो लागू उस तरीके से नहीं हो पाते हैं दृढ़ता के साथ में जितना उनको होना चाहिए। तो ये असमानता के जो शिकार होते हैं तो ये इनके जीवन में शोषण का एक जरिया बनता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट आता है अशिक्षा और कौशल की कमी। इस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं कई बार को देखा होगा आपने, वो प्रॉपर जो है उनकी पढ़ाई नहीं हुई होती है ना। और जब वो प्रॉपर पढ़े हुए नहीं होते हैं तो कई बार उनके पास वो ट्रेनिंग्स भी नहीं होती हैं जो उनको करनी चाहिए थी, या अच्छी ट्रेनिंग्स अगर वो लेते तो शायद अच्छी जगह काम कर पाते। तो ये भी दिक्कत जो है वो उनके साथ में रहती है ना। तो चूंकि वो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है तो उस हिसाब से उनको काम जो है वो बहुत अच्छा नहीं मिल पाता है। ऐसे सेक्टर्स जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग या जहाँ जिनको तकनीकी ज्ञान बहुत ज़्यादा है वो लोग काम करने से बचते हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोग जो है वो काम में लगाए जाते हैं। और क्या कहते हैं, इसका कारण क्या है, उनकी अशिक्षा और कौशल की कमी, और इस कारण से भी ये क्या करते हैं, सामाजिक भेदभाव का शिकार होते हैं। अगला आता है आपका कार्य की अस्थिरता व अनियमितता। अभी अब जैसे मैंने आपको बताया था इसलिए इसी चैप्टर्स में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि श्रमिक जो होते हैं वो संगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में भी
काम करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र से हमारा यहाँ पे जो तात्पर्य है वो ऐसे प्राइवेट सेक्टर से या विभिन्न फैक्ट्रियों से है कि जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने निजी लाभ के लिए कार्य जो है वो करते हैं, या उद्यम जो है वो जो फैक्ट्रीज होती हैं या जो आप देखेंगे बड़े बड़े उद्योग होते हैं, तो जो वो सरकारी दायरे से बाहर होते हैं उसमें ये लोग जब काम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उनके कार्य के घंटे भी क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, और उनको कितने समय काम करना होता है ये भी निश्चित नहीं है। उनको कोई छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या छुट्टी मिलेगी तो उसके पैसे काटे जाएंगे, ये होता है वहाँ पर। इसके अलावा क्या होता है कि उनको जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं, अन्य लोगों को जो सरकारी महकमे में या सरकारी विभाग में काम करते हैं उनका अभाव यहाँ पर पाया जाता है। कि अगर मान लीजिए इनसे समय के अनुसार जितना समय निश्चित किया गया है उसके बाद भी काम लिया जाता है तो जरूरी नहीं है कि उनको जो है वो अतिरिक्त वेतन दिया ही जाए। तो एक तरीके से क्या है, ये उनका शोषण है ना। तो इस तरीके से भी इनका शोषण किया जाता है। और कार्य जो होता है वो इनका नियमित होता है। कई बार तो ऐसा होता है कुछ लोग काम के लिए जाते हैं और पता चला कि भाई वहाँ पर मना कर दिया, आज तुम्हारी जरूरत नहीं है तो तुम्हारी वापस चले जाओ। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि कार्य की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर क्या है, ये समस्याएं भी इन लोगों के लिए क्या होती हैं, दिक्कत बनी होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरीके से भाई वो वंचित वर्ग है ना, जिसके पास धन का अभाव था या जो जिनका स्तर जो है वो निम्न था, है ना, तो वो लोग जब यहाँ काम करने जाते हैं तो वो जो सामाजिक भेदभाव है उसके वो शिकार होते हैं। भाई ये समाज का वही तबका तो है जिसको हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, एक तरीके से अपने से कमतर माना है, यही तो है ना। तो समाज का जो एक वर्ग जिसको हम कमतर आंक रहे हैं तो वो इस तरीके से असंगठित क्षेत्र में जाके कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होता रहता है। फिर आप देखेंगे जटिल और आर्थिक सामाजिक व्यवस्था, जो मैंने अभी आपको पहले डिस्कस किया था कि हमारे भारत देश में जो जाति व्यवस्था है वो बड़ी ही जटिल है ना। आर्थिक व्यवस्था क्या है, बड़ी ही जटिल है कि हम हमेशा क्या सोचेंगे, अधिकांशता होता है लोगों के अंदर कि जो हमसे नीचा है हम उससे संबंध ना रखें क्योंकि वो हमारे किसी काम नहीं आना है, उससे हमारा स्टेटस क्या हो रहा है, खराब हो रहा है ना। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ वाला है या तो हम उससे संबंध बना के रखें या जो हमसे ऊपर वाला है उससे संबंध बना के रखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जनमानस की सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ लोगों के अंदर आपको ऐसी सोच देखने के लिए मिल जाती है ना। तो ये भी क्या होता है, इनके लिए जो है वो एक यहाँ पर जो है कह रहे हैं हम कि असंगठित क्षेत्र में जाके ये दिक्कत करके शोषण का शिकार बन जाते हैं। फिर आता है जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन वो पूरी तरीके से लागू नहीं है। तो ये वो कारण है कि जिसके कारण जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो होते हैं वो शोषण के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया रोजगार जो है वो इनका परमानेंट नहीं होता है, कभी काम मिला कभी नहीं मिला, कभी पता चला कि 3-3 4-4 महीने काम मिल रहा है, पता चला 6 महीने के लिए वो खाली बैठे हुए हैं। तो ये दिक्कत है। इसके अलावा क्या होता है, ये असंगठित होते हैं, कोई परमानेंट तो होते नहीं है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि इनका शोषण फैक्ट्रीज में होता है, उद्योगों में होता है या संगठित क्षेत्र में होता है तो ये उसके लिए आवाज भी उठा नहीं पाती है ना, कि भैया हमारे कार्य के घंटे निश्चित कर दिए जाए, हमसे एक्स्ट्रा काम न लिया जाए, हमको इतना वेतन दिया जाए, हमको पेंशन दी जाए, इन सब बातों के लिए ये आवाज नहीं उठा सकती हैं। तो इस तरीके से हम ये कहेंगे कि असंगठित क्षेत्र में जो भी श्रमिक काम करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सामाजिक भेदभाव के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं, तो ये आप 5 हेडिंग्स आप इनको याद कर लीजिएगा और इसी के अंदर जो है वो आपको क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 लाइनें जो मैंने आपको समझाया है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन पहला क्या है, हमें हेडिंग्स पता होने चाहिए। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि संगठित और असंगठित क्षेत्र कौन से होते हैं। संगठित क्षेत्र वो जो सरकार के दायरे के अंदर होते हैं, जो सरकारी उपक्रम होते हैं जिसमें कार्य के घंटे निश्चित होते हैं, है ना, और उसमें जो है वेतन निश्चित होता है, उसमें छुट्टियां निश्चित होती हैं, ये और पेंशन आदि जो होती है, ग्रेच्युटी वगैरह होती है, वो सब शामिल होती हैं। और असंगठित क्षेत्र क्या होता है, एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर जिसमें ये सारी सुविधाएं शामिल नहीं होती हैं जो संगठित क्षेत्र के लोगों को मिलती हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक मैं समझती हूँ बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इसी के साथ ही मुझे मालूम है कि इस क्वेश्चन का या इस मॉडल पेपर का के अंतर्गत शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करूंगी कि इसी में एक क्वेश्चन और आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन आता है आपका कि कृषि के 3 क्षेत्र को जो 3 क्षेत्रक हैं उनका आप वर्णन कीजिएगा। तो 3 क्षेत्रक हमारे कौन कौन से होते हैं? 3 क्षेत्रक होते हैं हमारे। पहला कृषि क्षेत्रक होता है जिसको हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। उसके बाद में होता है हमारा विनिर्माण क्षेत्रक जिसको हम द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा तृतीय क्षेत्रक जिसको हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक ये वाला जो मैंने अभी आपको ये बताया, और दूसरा संगठित और असंगठित क्षेत्रक का। इसमें आप जो बेहतर आंसर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप जो है उसमें एग्जाम्पल्स भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, एग्जाम्पल दिया था आपको प्राइवेट सेक्टर का और गवर्नमेंट सेक्टर का, तो वो जो है आप कर सकते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में जो क्वेश्चन है आपका उसमें मैं बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र वो होते हैं जो कृषि से जुड़े होते हैं या प्राकृतिक उत्पादों से जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है, गेहूँ है, गन्ना है या उगा रहे हैं, आपके क्या उगाते हैं, जितनी भी फसलें होती हैं वो सब उगाते हैं, जैसे तिलहन हो गया। और उसके बाद में जब इन्हीं कृषि उत्पादों को ले जाके हम उद्योगों में ले जाते हैं और इन्हीं चीज़ों से हम कुछ और उपयोगी चीज़ें बनाते हैं, है ना, या व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें बनाते हैं, तो उसको उसको क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्रक या फिर द्वितीय क्षेत्रक। और फिर इन्हीं क्षेत्रकों के बाद में जो तृतीय क्षेत्रक हमारा आता है या सेवा क्षेत्रक, उसमें मैंने आपको बताया हम अपने लिए जो भी सुविधाएं आसपास के जिन भी विभागों से लेते हैं तो वो सभी सेवा क्षेत्रक में आती हैं। जैसे कि डाकतार विभाग हो गया आपका, बैंकिंग हो गया है आपका हो गया है कि उसमें सेवा क्षेत्र में और आएगा आपका, जैसे हम टीचर हैं आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये सेवा क्षेत्रक हो गया। डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाना सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो इन तीनों क्षेत्रकों का वर्णन भी कई बार करने के लिए आता है। आप ऐसे ही एग्जाम्पल्स जोड़ के जो है आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारा समाप्त होता है। हम अगले क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन भी हमारा इकोनॉमिक्स से ही है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपने क्षेत्र के बारे में पढ़ा है, बहुत आसान है, लेकिन हाँ जब आप उसको देखेंगे बुक में तो आपको लगेगा काफ़ी बड़ा टॉपिक है, कैसे होगा, लेकिन बहुत आसानी से होगा। अगला क्वेश्चन है आपका मानव विकास सूचकांक क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चांसेस है कि आ सकता है और आप इसको अच्छे से तैयार करें। मानव विकास सूचकांक क्या है और आप इसको नोट भी करें। मानव विकास को मापने वाले
है इसमें आपका शिक्षा अथवा ज्ञान। और इसमें जो तीसरा है आपका वो है जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक क्या है ना? तो मानव विकास सूचकांक के जो प्रथम बार इसको हमने यूज किया था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहली बार मानव विकास कार्यक्रम में सन 1990 में, है ना, इस शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसको हम कह रहे हैं मानव विकास सूचकांक। किसने इस्तेमाल किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। ठीक है, प्रथम बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था विकास कार्यक्रम में सन 1990 में, जिसको हम कहते हैं मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत क्या है कि विभिन्न देशों का सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों का अंकन किया जाता है। ठीक है, आप इसको लिख लें कि मानव विकास सूचकांक क्या है। यहाँ पर हम इसको दिखा रहे हैं, इसकी परिभाषा। मानव विकास सूचकांक आप लिख रहे हैं सब? यस मैम। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का की सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों का विश्व में स्थान निर्धारित करने के लिए किया जाता है। बच्चों, यहाँ पर इसको देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, ठीक है, विभिन्न देशों की सामाजिक और आर्थिक
उपलब्धियों का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि विश्व में उन देशों का स्थान निर्धारित किया जा सके। ठीक है, किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक, किनका, सामाजिक और आर्थिक, यहाँ देखेंगे सामाजिक और आर्थिक, किसी देश ने 1 साल में 2 साल में, है ना, जो भी है, किसी भी देश ने 1 साल में जितनी सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों का को प्राप्त किया किसी भी देश ने, ठीक है, तो विश्व के विभिन्न देशों में उनको क्या की जाती है, रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, कि वो इस नंबर पे रहेंगे, वो इस पायदान पे रहेंगे, वो इस पायदान पे रहेंगे, किस आधार पर, सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा है, मानव विकास सूचकांक। इसको कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन करता है ये, संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान परिभाषा है इसकी कि जब विभिन्न देशों का अध्ययन उनकी सामाजिक और आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मानव विकास सूचकांक। क्लियर हो गया, एनी डाउट? अब वो हमसे बात करते हैं कि भाई मानव विकास सूचकांक क्या है, ये तो हमने यहाँ पर बता दिया है। अब वो ये पूछते हैं कि इसके जो विभिन्न अवयव हैं वो अवयव क्या है। तो इसके जो विभिन्न अवयव हैं वो ये सब है। पहला क्या है, दीर्घायु है, दूसरा है शिक्षा अथवा ज्ञान और तीसरा है जीवन यश। तो अगर हम जो बात कर रहे हैं कि भाई जो उसकी किसी भी देश की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियां जो होती हैं उसको लेके एक विस्तृत अवधारणा होती है। कोई ये नहीं है कि हाँ भाई ठीक है इस चीज़ में आगे है, इस चीज़ में आगे है, इसी आधार पे जैसे अपने होता है ना कि दौड़ की जो रेस हुई उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फटाफट कर देती है ना। हालांकि सारे नियमों का पालन होता है लेकिन ये उतनी आसान प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक विस्तृत अवधारणा होती है जिसमें किसी भी देश के न केवल सामाजिक, आर्थिक बल्कि उसके राजनीतिक परिवेश को भी शामिल किया जाता है और उनकी उपलब्धियों को भी उसमें आंका जाता है। अब वो किस आधार पर आंकते हैं या उसके क्या मानदंड होते हैं, यानी कि मानव विकास सूचकांक किन चीजों पर, मतलब किसी भी देश की क्या वो चीजें देखी जाती हैं जिन पर मानव विकास सूचकांक आधारित होता है ना। तो वो जो है वो 3 अवयव हैं हमारे। वो तीनों अवयव में पहला क्या है, दीर्घायु। दीर्घायु मतलब होता है लंबी आयु, है ना। तो इनका ये क्राइटेरिया है, इन्होंने इसमें शामिल किया है कि यदि किसी देश के व्यक्ति जितनी अधिक उम्र तक जीवित रहेंगे उसको हमने कहा है उस आधार पर ये मानव विकास सूचकांक को तय करेंगे। यानी कि यदि किसी देश में जो जीवन प्रत्याशा है यानी कि जीवन जीने की इच्छा है ना वो जितनी अधिक है और उस आधार पर व्यक्ति लंबे समय तक जीवित भी रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, दीर्घायु कहते हैं। और वो किसका अवयव है या किसका घटक बनता है, मानव विकास सूचकांक का। तो ये यहाँ से भी तय करते हैं, है ना, कि भाई जिस देश में जितनी अधिक लंबी आयु लोग जीते हैं तो वो इन्होंने इसका पैमाना बनाया। तो ये हो गया। अच्छा, जीवन जीना ही नहीं है, उसमें एक चीज और शामिल है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि क्या वो व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो केवल स्वस्थ जीवन जीना, अच्छा जीवन जीना भी इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति है अगर दीर्घायु रहना चाहता है तो उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, अच्छा जीवन स्तर जीना चाहिए, शरीर का ध्यान रखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वो निरोगी रहे, है ना। तो जो भी अच्छा या दीर्घायु पाने के लिए आप कर सकते हैं वो सारे जतन आपको करने पड़ते हैं, है ना, तब जो है दीर्घायु जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। तो एक क्राइटेरिया, एक अवयव तो इसका ये